हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं जो वेरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स से कवर किए जाते हैं। आज कौन कौन से आर्टिकल हैं उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा संबंधी आर्टिकल है जिन्हें हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे, जो उनके फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अगर रिलेटेड न्यूज़ है उन्हें देखेंगे। इसके साथ ही हम उसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखेंगे। साथ ही साथ मेंस से संबंधित जो 3 आर्टिकल हैं उन्हें भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक और आर्टिकल यहाँ पर मेंस संबंधित है जो यहाँ पे मेंशन है, भारत कनाडा का जो संबंध है उस संबंध में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो सुफलम 2025 है, यह जो वैश्विक खाद्य टोकरी, अगर आप देखें जो फूड प्रोसेसिंग संबंधित ये आर्टिकल है जो पीआईबी से लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है कि भारत कनाडा संबंधों में जो सुधार को लेकर जो आर्टिकल है वो द हिंदू से लिया गया है। साथ ही साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो सर्टिफिकेट स्कीम है इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो देखें वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन संबंधी जो आर्टिकल है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हम देखेंगे, यह द हिंदू से लिया गया है। साथ ही आम उत्पादन के संबंध में जो उच्च तापमान हो रहा है, उच्च तापमान का आम उत्पादन क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण जो आम अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी हम थोड़ा देखेंगे। ये द हिंदू से लिया गया है। इसके अलावा आर्मी को यहाँ पर आप देखेंगे आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट मिली है सरकार की तरफ से, यह भी आर्टिकल द हिंदू पब्लिश हुआ है, उसे यहाँ पर हम देखेंगे। कनाडा का जो आर्टिकल है बेसिकली अगर आप देखें तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 7 को हम साथ में देखेंगे और इसमें मेंस के जो एस्पेक्ट है उसको भी देखेंगे। इसके अलावा वृक्ष आवरण का विस्तार वनीकरण संबंधी आर्टिकल द हिंदू में आज आया था, उससे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या एस्पेक्ट हैं, वर्तमान में क्या डाटा है, क्या सिचुएशन है और आवश्यकता क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें पाकिस्तान की जो यूएनएससी में जो स्थिति है और वर्तमान में अगर आप देखेंगे भारत ने जो डिप्लोमेसी शुरू की है, ख़ासतौर पे वर्तमान में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। श्रीलंका का जो आतंकवाद विरोधी कानून है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये जो पाकिस्तान वाला आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इसके अलावा जो श्रीलंका वाला आर्टिकल द हिंदू में कवर किया गया है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सुफलम 2025 की, वैश्विक खाद्य टोकरी के रूप में भारत की दृष्टि। तो बेसिकली क्या है ये आर्टिकल, क्या कहना चाहता है। आप देखेंगे कि जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है जिसके बारे में आप जानते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में अगर आप देखें तो खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें आप देखेंगे जो कच्चा कृषि उत्पाद है, कच्चे कृषि उत्पाद हैं, उनको खाद्य उत्पाद में बदला जाता है, खाद्य उत्पाद में बदला जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो भंडारण है, परिवहन है, विपणन है, उपभोग आसानी से हो सके यह यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। भारत में अगर आप देखें तो भारत में केवल 10% के आसपास ही है कि जो प्रोसेस हो पाता है। जो जीडीपी के अगर आप देखें कृषि जीडीपी के आसपास 9% का इसका योगदान दिखाई देता है, जिसमें अगर आप देखें जो दूध क्षेत्र है, फल है, अनाज है, मछली है, यह बेसिकली जो अलग अलग चीज़ें हैं। और रोजगार के सृजन में अगर आप देखें तो जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है 13% के आसपास क्या करता है, रोजगार में भागीदारी करता है, जिसमें डेयरी, फल, सब्जी, मांस इत्यादि क्षेत्र आते हैं। अब हालांकि इनमें बहुत सारी चुनौतियां दिखाई देती हैं, लॉजिस्टिक की चुनौतियां, तकनीकी संबंधी चुनौतियां, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और सरकार ने चाहे पीएमएफएमई स्कीम के बारे में आपने सुना हो, एफएमई जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देना हो, फिर मेगा फूड पार्क के बारे में आपने सुना होगा जिसमें एकीकृत अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का प्रयास सरकार मेगा फूड पार्क के माध्यम से कर रही है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में भी आपने सुना होगा। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम के बारे में सरकार यहाँ पर पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी जो खाद्य प्रसंस्करण है उस क्षेत्र में प्रयास कर रही है। वर्तमान में अगर आप देखें तो अभी क्या हुआ है, अभी अगर आप देखेंगे तो सुफलम योजना की बात हो, सुफलम 2025, ये बेसिकली इस क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसे सुफलम 2025 बोला जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, साथ ही साथ जो NIFTEM है, ये इसमें यहाँ पे भागीदारी निभा रहे हैं और इसे 2025 अप्रैल 26 को लॉन्च किया गया है हरियाणा से। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बात हुई है कितने प्रतिभागी हैं, तो बताया गया कि 500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, 65 से ज़्यादा प्रदर्शक इसमें आयोजित किए गए हैं, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। और अगर देखिए यहाँ पे बात होती है कि NIFTEM के तथा फिक्सी के साथ CSI के साथ अगर आप देखें इनका MOU साइन हुआ है जो खाद्य तकनीकी में नवाचारों कौशलता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे प्रयास है। तो बेसिकली यह जो आर्टिकल है खाद्य सुरक्षा संबंधित है जिसे हमने यहाँ पर देखा।
अगला आर्टिकल बात करेगा सुफलम, ये सुफलम तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत कनाडा संबंध में सुधार, इसे हम जो लास्ट में देखेंगे, खासतौर पर प्रीलिम्स के लास्ट में आर्टिकल में, और जो कनाडा संबंध है बात को उनको भी वहीं पे हम चर्चा करेंगे। तो इसे यहाँ पर अभी स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं जो अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे जो आर्टिकल है बात करता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणीकृत योजना के बारे में। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणीकृत योजना में क्या अभी डेवलपमेंट हुआ है अगर आप देखेंगे, भारत में अगर आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणीकरण प्रक्रिया को जोड़ना शुरू किया है। अगर आप देखें प्रमाणीकरण करना शुरू किया, जिससे अगर आप देखें पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके, गुणवत्ता और वैश्विक मानकों का पालन किया जा सके। और इसे कब लॉन्च किया गया है? 30 अप्रैल 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, अब इसे नवीकरणीय जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे अगर आप बात करें इस योजना की मुख्य विशेषताएं, इस योजना की अगर आप मुख्य विशेषताएं देखें तो 1% जो उत्सर्जन सीमा है उससे अधिक योगदान देने वाले सभी स्रोत प्रमाणीकरण इसके दायरे में आते हैं। लाभार्थी अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने PLI स्कीम का लाभ लिया है ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में, साथ ही साथ जो वायबिलिटी गैप फंडिंग का लाभ लिया है, वो सभी इस योजना के पात्र हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब अगर आप बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, तो ये अगर आप देखें H2O के विद्युत अपघटन द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। ठीक, भारत में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपने सुना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसे 2023 में शुरू किया गया था, जिसका बेसिकली लक्ष्य ये था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें भारत को उत्पादन में, उपभोग में एक वैश्विक हब के रूप में बनाना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इस संबंध में भारत सरकार ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लाई थी, जिसमें अगर आप देखें ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को शामिल किया गया था, जिससे जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जहाँ पर फंड की अगर देखें कि हो सकता है उसके लाभ इतने ना हो कि उसकी भरपाई हो जाए, तो सरकार ऐसे योजनाओं में क्या करती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है, अर्थात वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार इन योजनाओं पर फंडिंग करती है। तो VGF के माध्यम से सरकार ने इसमें योगदान दिया था। ठीक, अगर आप देखें भारत में वर्तमान में तो गुजरात है, राजस्थान है, इसके अलावा तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी जो प्रोजेक्ट है अभी संचालित है। वर्तमान में अगर सिचुएशन अगर आप देखें तो ये जो मिशन है 2030 तक बात करते हैं कि 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन करना है, मतलब उत्सर्जन इन द सेंस की उत्पादन करना है, सॉरी। इसके अलावा अगर आप देखें इसी में इलेक्ट्रोलाइजर की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की बात हो रही है कि 60 से 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रोलाइजर जो क्षमता है उसको यहाँ पे बढ़ाना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बजट में भी आप 19,744 करोड़ रुपए का बजट आवंटन यहाँ पर किया गया है। तो सरकार बेसिकली अगर आप देखें हर एक माध्यम से, चाहे साइट कार्यक्रम हो, चाहे नई नई योजनाओं के माध्यम से फंडिंग करना हो, चाहे राज्यों को समर्थन देना हो, सभी दिशाओं में जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिससे नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के योगदान को बढ़ाया जा सके। अगला आर्टिकल बेसिकली बात करेगा कचरा प्रबंधन पर एक प्रभावी न्यायिक उपाय के बारे में। कचरा प्रबंधन के संबंध में यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर आप देखें वर्तमान में संदर्भ अगर आप देखें तो भारत वर्तमान में अगर आप देखें 9.3 मिलियन टन वर्ष जो वैश्विक उत्सर्जन प्लास्टिक का करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो दैनिक प्लास्टिक कचरा है भारत में, यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिलेगा 2.12 किलोग्राम है प्रति व्यक्ति है कि एक व्यक्ति अगर आप देखें डेली 120 ग्राम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, और शहरों में अगर आप देखेंगे वहीं 0.54 kg हो जाता है। तो ये तो बात हो रही है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप देखें हिमालय क्षेत्रों में भी जो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसका जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस संबंध में जुडिशियल जो रिस्पॉन्स है उसको भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि जुडिशरी ने क्या किया। जुडिशरी ने बेसिकली अगर आप देखेंगे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को लागू किया है। अब ये क्या है इसे हम देखेंगे, बस अभी यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि पॉल्यूटर पे जो प्रिंसिपल है उसको लागू किया है। साथ ही साथ जुडिशरी ने तमिलनाडु सरकार है, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों को आदेश दिए हैं कि जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन निपटान संबंधी जो उपाय या निर्णय दिए गए हैं उनको त्वरित रूप से लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त जो अर्बन लोकल बॉडी हैं, पंचायत हैं, इनको पृथक्करण प्रबंधन हेतु सशक्त बनाने के लिए भी यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किए हैं, आदेश दिए हैं। ये तो बात हो गई कि क्या अभी संदर्भ था और क्या न्यायिक प्रतिक्रिया थी, हमने यहाँ पे आंकड़े भी देख लिए। ठीक, अब अगर बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में तो भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, तो प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है उसको प्रबंधित करने के लिए 2016 में नियम लाए गए थे, और उस नियम में
प्रावधान किया गया था कि इसको सभी नगर पालिकाओं, पंचायतों और औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई थी। इसका मतलब क्या कि जो भी उत्पादक है, जो भी ब्रांड मालिक है, जो प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है, उन्हीं को प्लास्टिक का निपटान करना होगा। तो ईपीआर जो नियम है इसको लाया गया था, जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है ईपीआर के संबंध में। तो ये क्या है, तो क्या है बेसिकली जो कंपनी प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है, मार्केट में ला रही है, उसी की जिम्मेदारी उतनी मात्रा में प्लास्टिक को क्या करे, डिकम्पोज करे या उसको ट्रीट करे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसी जो रूल है उसमें 50 जो माइक्रोन है उसके ऊपर की उससे कम मोटाई वाले जो प्लास्टिक बैग हैं उनको प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की बात की गई थी प्रत्येक शहर में एमआरएफ की। ये तो बात हो गई कब, जब 2016 में जो रूल आए थे। बाद में अगर आप देखो 2021 में इसमें नियम में संशोधन होता है और 2021 में कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन करने की बात होती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स कंपनियों को भी अगर आप देखेंगे इसमें लाया जाता है। जो ई कॉमर्स कंपनियाँ जो प्लास्टिक पोल्यूशन कर रही हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पैकेजिंग होता है, जो आपके पास सामान आते हैं उनमें कितना सारा प्लास्टिक रहता है, तो उनके संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कलेक्शन मैकेनिज्म को मजबूत करने की दिशा में प्रयास उठाए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाद में आप देखेंगे कि 2022 में फिर से रूल में सुधार होता है और 2022 में रूल आता है कि 1 जुलाई से जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना है। और इसके बाद आप देखेंगे जो चम्मच है, प्लेट, स्ट्रॉ जैसे जो कप जो चीज़ें हैं इनको क्या किया गया, लगभग समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी भी ये यूज में है लेकिन ज़्यादातर रूप से इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही साथ इसकी जो निगरानी है उसका कार्य सीपीसीबी को सौंपा गया। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईपीआर पोर्टल की बात हुई, यहाँ पे ईपीआर पोर्टल को डेवलप करने की बात हुई। जो स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कंपनी ने कितना प्लास्टिक को ट्रीट किया है इस संबंध में जो आंकड़े हैं वो वहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे, जिससे क्या कि पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ अगर देखेंगे राज्यवार जो प्रतिबंध लगाए गए, अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों ने प्रतिबंध लगाया, जिसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ स्थानीय जो निकाय हैं उनको जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया गया। अभी अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक के संबंधित जो सरकार ने स्टेप्स उठाए प्लास्टिक में, चाहे 2016 रूल हो, 21 हो या 22 हो, तो यहाँ पे हमने ये आर्टिकल को देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा, या इससे पहले एक चीज़ और हमने यहाँ पे रहेगी बतानी, उसे हम देख लेते हैं कि जो प्लास्टिक जो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत क्या होता है ना, पीपीपी, पोल्यूटर प्रिंसिपल, ये क्या होता है। देखिए जो पीपीपी होता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति या जो यूनिट पोल्यूशन करेगी उसी को बेसिकली उसका निपटान करना होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, है ना, चाहे कोई संस्था हो या कोई उद्योग हो। अगर वो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं तो उनको प्रदूषण की सफाई, क्षतिपूर्ति व पुनर्स्थापना की जो लागत है उसको वहन करना होगा। और ये कब आया, अगर आप देखें OECD के बारे में आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसने बेसिकली 1972 में ये जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था। भारत में अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने डिसीजन में इस चीज़ को लेके आया, चाहे आपने देखा MC मेहता केस हो। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है इसको लागू करना होगा और जो भी कंपनी पोल्यूशन कर रही है उसको भरपाई करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप देखो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को लागू किया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये बात करता है यहाँ पे। ठीक, अगला आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे जो किसी संबंधित आम उत्पादन संबंधित है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे आम के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखेंगे। तो ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। अगर आप बात करें कि भारत में अगर आप देखेंगे आम उत्पादन जलवायु परिवर्तन के कारण स्पष्ट परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे चाहे उसके फूलने का हो, फलने का हो, विकास का हो, उस संबंध में अगर आप देखेंगे बहुत सारी परिवर्तन यहाँ पे देखे जा रहे हैं। अब अगर आप देखें जलवायु परिवर्तन संबंधी IMD ने डाटा दिया। IMD ने कहा कि 2024 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक औसत रूप से गर्म होने वाला है अन्य जो वर्षों की तुलना में। और 12 वर्षों में अगर आप देखें लगातार गर्म प्रवृत्तियों में ये सामान्य से कम जो तापमान संबंधी घटनाएं हुई हैं, तो 12 वर्षों में यहाँ पे 0.65 डिग्री यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। इसके बारे में यहाँ कहा, जिससे अगर आप देखें आम की जल्दी पकने फूलने में विघटन या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब अगर बेसिकली बात करें कि आम के बारे में कि आम को कौन कौन सी क्लाइमेटिक सिचुएशन चाहिए होती है, तो इसके बारे में आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस हो आम उत्पादन के लिए वो बेहतर माना जाता है। फिर देखिए आम को फलने में तो ठंड मौसम में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो आम को पकने के लिए अगर आप देखेंगे एक
गर्मी का होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर बारिश होने से आम जल्दी पक जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आम को लंबी धूप की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से फलने की प्रक्रिया में। ये तो बात हो गई। अब जलवायु परिवर्तन से अगर आप देखें तापमान में वृद्धि हो रही है, तो आम के जो फूलने पकने के जो असमानता उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ इसका उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा जो अनियमित वर्षा हो रही है, इससे भी इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। फूल और फलों का गिरना अगर आप देखें, अत्यधिक गर्मी, मौसम को उतार चढ़ाव के कारण आम के जो फूल होते हैं, फल गिर जाते हैं आंधियों के आने से अगर आप देखें, जिससे आम का जो उत्पादन है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब कुछ प्रमुख आम के बारे में अगर आप देखें, जैसे आप देखेंगे यूपी का दशहरी आम, जिसे जीआई टैग भी मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें आंध्र प्रदेश का नींबू आम, इसे भी जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड का कटिहार आम, इसे भी जीआई टैग मिला है। बंगाल का हापुस आम, इसे भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बेसिकली अगर आप देखें कि किसी स्थान की जो उसकी विशेषता है, खास विशेषता है उत्पादन, उसको अगर देखें चिन्हित करता है, तो यहाँ पे जीआई टैग इसके संबंध में यहाँ पे बात करता है। ठीक, अब बात करेंगे अगले आर्टिकल पे, जो बात करेगा किसमें, जो बात करें कि सशस्त्र बलों को आतंकवाद का जवाब देने के लिए पूरी छूट दी गई है। तो बेसिकली क्या मामला है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद सरकार ने कई बैठकें की और उनका परिणाम यह निकल गया कि सरकार ने अभी आर्मी को छूट दी है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना को, जो भी आतंकवाद संबंधी गतिविधि है उनसे निपटने के लिए जो कदम आपको उचित लगता है आप उठाएं। तो प्रधानमंत्री ने अगर आप देखिए 28 से 29 अप्रैल की एक और जो घटना हुई है, सेना पर जो हमला हुआ, उसके बाद ये बेसिकली आदेश दिया, जिसमें अगर आप देखें एक उच्च स्तरीय अगर आप देखें हाई कमीशन बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल या चीफ जो CDS हमारे हैं अनिल चौहान, इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना व नौसेना के जो एडमिरल हैं वो एयर मार्शल वो शामिल हैं। और अगर आप देखें पूरी तरह से परिचालन की स्वतंत्रता उन्होंने दी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि सुरक्षा एजेंसियों में आपस में समन्वय की बात की, सुरक्षा एजेंसियों को आपस में समन्वय बना के रखना होगा, जिससे कार्य का बेहतर रूप से संचालन किया जा सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राजनीतिक समन्वय की यहाँ पे बात हुई, जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारत सरकार के साथ हैं पाकिस्तान के संबंध में कदम उठाने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इस संबंध में अगर आप देखें एक आर्टिकल आया था जो आर्म फोर्स को फ्री हैंड देने की बात कर रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल बात करें कनाडा में उदारवादियों ने ट्रंप विरोधी लहर पर सवार। अब क्या आर्टिकल है यहाँ पे, इसके बारे में भारत कनाडा के संबंध में इनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें, गिव मी अ सेकंड, देखिए भारत कनाडा के संबंध में अगर आप बात करें तो भारत कनाडा के जो संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ही शांतिप्रिय देश हैं, तो इन दोनों के संबंध प्रारंभ से मजबूत रहे हैं। भारत का जो डायस्पोरा है कनाडा बहुत सारा जाता है, खासतौर पर पंजाब हरियाणा से अगर आप देखेंगे बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक, अब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो गई, लेकिन बीच बीच में अगर आप देखेंगे कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध को मजबूत तो हमने किया ही, लेकिन कई बार संघर्ष या चुनौतियाँ भी देखने को मिली हैं। विस्तृत तौर पर अगर आप देखें खालिस्तान के संबंध के मुद्दे में, खालिस्तान के बारे में आपको पता है कि एक समूह है जो चाहता है कि पंजाब प्रथा को कर एक राष्ट्र के रूप में सामने आए, और इस संबंध में बहुत सारी आतंकी गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब हाल ही में ये चीज़ हुई थी कि जो खालिस्तानी समर्थक नज्जर, उसको कनाडा ने समर्थन दिया था, जिस वजह से भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है कहीं ना कहीं उनके बीच तल्खी आ गई थी। अब अगर आप देखें भारत कनाडा के जो संबंध है उनका महत्व अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि भारत कनाडा के बीच बेहतर संबंध बहुत पहले से हैं। खासतौर पर अगर आप देखें लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर का भारत कनाडा के बीच व्यापार है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सुरक्षा, संस्कृति का भी हम आदान प्रदान करते हैं। अब वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में अगर आप देखें जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी, उसने आम चुनाव जीत लिए कंजर्वेटिव को हराकर, आम चुनाव जीत लिए। अब इसमें बेसिकली यह मुद्दा हुआ कि जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक मुद्दा बना, और जिससे ओंटेरियो या कुछ जो सीटें हैं उनमें अगर आप देखेंगे जो लिबरल पार्टी उसको ज़्यादा वोट मिले और जीत गए। और जो लिबरल पार्टी वही जिसमें जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे। ये बात हो गई। अब अगर आप देखें कि वर्तमान में अगर आप देखें जो चुनौतियाँ हैं भारत कनाडा के संबंध में, उनमें व्यापारी व कूटनीतिक दबाव के संबंध में अगर आप देखें, इसके अलावा प्रवासी मुद्दे संबंधी यहाँ पे चुनौतियाँ, खालिस्तान संबंधी चुनौतियाँ।
अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रभाव करने में कनाडा की जो विदेश नीति बदलाव हो सकते हैं, भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। तो भारत और कनाडा में अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर आप बात करें कि भारत और कनाडा की जो भागीदारी है, चाहे आप देखेंगे कृषि व खाद्य उत्पाद के संबंध में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे कनाडा भारत को दाल है, सूरजमुखी तेल है, कृषि है इत्यादि का निर्यात करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में भारत और कनाडा की भागीदारी देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे कनाडा भारत को खनिज में पोटाश, यूरेनियम इत्यादि का आपूर्ति करता है, जो कहीं ना कहीं भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है उसकी दिशा में आवश्यक दिखाई देता है। साथ ही अगर आप देखेंगे आईटी व सर्विस सेक्टर में अगर आप देखेंगे जो कनाडा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों के बीच जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम है, इन सबका काफ़ी आदान प्रदान है। शिक्षा शोध के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे भारत कनाडा के संबंध बेहतर दिखाई देते हैं। अगर आप देखें कनाडा के जो विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के एक लोकप्रिय अध्ययन गंतव्य हैं। दोनों देशों के विश्वविद्यालय के बीच शोध व शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में अगर आप देखें व्यापार के बारे में हमने बात कर ली कि जो व्यापार 8 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें निवेश भारत को बहुत प्राप्त होता है कनाडा से। अगर आप देखेंगे एफडीआई के रूप में प्राप्त होता है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और निर्माण के क्षेत्र में। ये तो बात हो गई जो भारत और कनाडा के बीच जो चीज़ चल रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखें जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, उस पर बात चल रही है। इसके अतिरिक्त अगर एफटीए पर भी बात चलने की संभावना है, जो भारत और कनाडा के बीच व्यापार को बहुत ही स्मूथ बनाया जा सके। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे अगर अच्छे संबंध बनाने के स्कोप है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जिनको अगर आप देखें यहाँ पे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ चुनौतियाँ दिखाई दे रही है, जैसे कस्टम निर्यात है, कनाडा के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, साथ ही साथ जो खालिस्तान का मामला है, उनको अगर आप देखें सरकारी बेहतरीन कदम से, बेहतर संपर्क बना के डिप्लोमेसी से उनको टैकल किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई कनाडा और भारत के बीच संबंध में जो आर्टिकल थे। अगला आर्टिकल बात करेंगे वृक्ष आवरण का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली अगर आप देखेंगे जो बात करेगा, गिव मी अ सेकंड, अगर आप बात करें कि जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को देखते हुए अगर आप देखें तो पर्यावरण का जो विस्तार यहाँ पे कितना अनिवार्य हो गया उसको आप यहाँ पे जान सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें जिस तरह से निर्वनीकरण बढ़ रहा है वह कहीं ना कहीं एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान में अगर आप देखें, वर्तमान में स्थिति देखें तो भारत का जो संयुक्त वन क्षेत्र है, संयुक्त वन क्षेत्र वृक्षावरण है, वो 25.17% है। जो अगर आप देखेंगे जो भारत की वन नीति है 1988 उसके 33% के लक्ष्य से कम है। आप देखेंगे जो भारत की जो वन नीति है, वन नीति 1988 में आई थी, उसमें निर्धारित किया गया था कि जो भी भारत का लैंड मास है उसके 1/3 क्षेत्र में वनों को लगाया जाएगा, वनारोपण किया जाएगा। ये तो बात हो गई। जिस संबंध में अगर आप देखेंगे भारत ने कई सारी योजनाएं चालू की हैं, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन हो, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारत की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसमें वनीकरण की दिशा में जो प्रयास हुए दिखाई देते हैं। अब अगर आप देखेंगे वनों की आवश्यकता, अगर आप देखें वृक्षारोपण से अगर आप देखें जो कार्बन अवशोषण है इसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो मृदा कटाव है उसको रोका जाता है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि जो लैंडमास है, जोग्राफिक जो सिचुएशन है, अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पाई जाती है, पहाड़ है, पर्वत मैदान है, और उनमें अगर आप देखें मृदा कटाव की समस्या देखने को मिलती है। तो वृक्षारोपण से यह चीज़ यहाँ पर की जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे CSR, कई भारतीय कंपनियां अपने जो CSR है उसको कार्बन क्रेडिट ढांचे के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को शामिल कर रही हैं, जिससे अगर आप देखेंगे वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो परिसर है ICAR, इसके अध्ययन के अनुसार एग्रो फॉरेस्ट्री से किसानों की आय अगर आप देखेंगे 20 से 30% बढ़ सकती है। जिसमें अगर आप देखेंगे कृषि तो साथ में करें ही, साथ ही साथ वनारोपण भी करें, तो इस दिशा में भी आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। यह तंत्र अगर आप देखें 2026 तक लागू करने की यहाँ पे योजना है, जो उच्च उत्सर्जन वाले आयातों जैसे इस्पात, सीमेंट, कार्बन आधारित शुल्क लगाया जाएगा, जिससे अगर आप देखेंगे जो वृक्षावरण है इसको बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ अगर आप देखें जो पोल्यूशन इसको भी कम किया जा सके। इसके अलावा अगर आप बात करें सिफारिशें कि क्या क्या इसमें आय के रास्ते हो सकते हैं, तो पहला ये है कि जो बृहद स्तर पर वृक्षारोपण पर अगर आप देखें निवेश करने की आवश्यकता है, और वृक्षों को लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही से अगर आप देखेंगे ग्रीन जॉब्स का सृजन करने की आवश्यकता है, ग्रीन जॉब सृजन। वृक्षारोपण के प्रयासों में अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी प्रबंधन हो, एग्रो फॉरेस्ट्री संचालन करना हो, या सामुदायिक जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर आप देखें जो लोकल अथॉरिटी हैं, खासतौर पर देखें पंचायत है, उनको सशक्तिकरण करने की आवश्यकता, नगर पालिकाओं को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है, जिनमें खासतौर पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे उनको वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए, जो वृक्षारोपण को बेहतर करने के लिए उपाय किए जा सके। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो भारत का नेट जीरो टारगेट है, नेट जीरो टारगेट 2070 तक है, उसमें भारत ने लक्ष्य लिया कि भारत जो भी कार्बन उत्सर्जित करता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए उतना भारत में वनीकरण होगा, और कार्बन जो इमिशन अगर आप देखेंगे जो नेट जीरो हो जाएगा। सपोज करिए भारत अभी 10 क्वांटिटी कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और उसका 3 क्वांटिटी ही क्या कर रहा है, वृक्षों के माध्यम से यहाँ पे सोख रहा है, तो 7 का जो गैप दिख रहा है इसको भी सरकार फिल करने का प्रयास करेगी। 2070 तक इसका लक्ष्य रखा गया, जिसमें अगर आप देखें जिसको पूरा करने के लिए विभिन्न नवीकरणीय क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। 2030 तक अगर आप देखेंगे जो लक्ष्य है कि 500 जो मेगावाट है जो ऊर्जा नवीकरणीय क्षेत्र से उत्पन्न करना है। पंचामृत का जो सिद्धांत भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, इसको वृक्षारोपण से यहाँ पर आर्टिकल को देखने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल बात करें किसके बाहर, तो पाकिस्तान की यूएनएससी में स्थिति के बारे में यहाँ पे आर्टिकल बात करेगा। अब अगर आप देखें वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान जब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध फिर से खराब हुए, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो भारत की जो उपस्थिति है और भारत की जो कूटनीति है वो यहाँ पे आगे देखने को मिल रही है। कहाँ पे, अगर आप देखें यूएनएससी में। अब यूएनएससी में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें पाकिस्तान भी है, और अन्य जो अस्थायी सदस्य हैं उनके बारे में अगर आप देखें अल्जीरिया है, ग्रीस है, गुवेना है, पनामा है, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, सोमालिया, ये जो अन्य अस्थायी सदस्य हैं उनसे भारत जो अपना संवाद है उसको बेहतर कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका जो स्टेटमेंट आया था कि आतंकवाद किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और उसको लेकर भी आप यहाँ पे इसके महत्व को देख सकते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि पाकिस्तान के आतंकवाद को कम किया जा सके, शून्य सहनशीलता की जो नीति है भारत की, शून्य सहनशीलता की नीति को स्पष्ट किया है। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब अगर इसके अलावा अगर आप देखें कि जो यूएनएससी है बात वहाँ क्यों सक्रिय, क्योंकि पहलगाम जो आतंकी हमले हुए, सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक समर्थन जुटाना, साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए भारत यूएनएससी में अधिक अभी सक्रिय हो गया है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब अगर आप बात करें यूएनएससी की, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे 1945 में गठित किया गया था, जिसमें अगर आप देखेंगे 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव अगर आप देखेंगे 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 अगर जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके बारे में आपको पता है कि जो यूएसए है, यूके, फ्रांस, चाइना, चीन और रूस, ये यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके स्थायी सदस्य हैं। 10 स्थायी अस्थायी सदस्य लगातार बदलते रहते हैं। अब इसका बेसिकली अगर आप महत्व देखें, यूएनएससी का महत्व क्या है, शांति और सुरक्षा के प्रहरी के रूप में काम करना, शांति सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करना। इसके अलावा अगर आप देखें संपत्ति और अधिकार, अगर आप देखें यूएनएससी के पास सैन्य हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर कोई भी देश अगर सैन्य अपराध करता है या सैन्य हमला या आक्रमणकृत करता है तो यहाँ पे यूएनएससी उसे रोक सकती है। साथ ही साथ इसकी भूमिका निर्णायक होती है तथा इसके जो डिसीजन होते हैं बाध्यकारी होते हैं। अब बात हो गई यहाँ पर। अब अगर आप देखें इसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं, इसके द्वारा संघर्षों की रोकथाम करना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना अगर कोई भी देश इस तरह गतिविधियों को संचालित करता है, साथ ही सैन्य हस्तक्षेप करना आवश्यक पड़ने पर। आपको पता है कि जो यूएन में अगर आप देखें जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उस संबंध में निर्णय लेना। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सैन्य आयोग के माध्यम से सैन्य कार्यों की निगरानी करना भी इसका लक्ष्य होता है। अब इसके पास अगर आप देखें चुनौतियाँ भी एक सकती है कि वीटो पावर होती है। अगर आप देखें कोई भी देश अगर स्थायी सदस्यों में से मना कर देता है या तो उसमें वोट नहीं करता तो वीटो पावर होती है और डिसीजन को रोक दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं चुनौती देखने को मिलती है। भारत को भी अगर आप देखें यूएनएससी में शामिल करने के लिए लगातार बात चल रही है, क्योंकि भारत अगर आप देखें वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में है। साथ ही साथ अगर आप देखें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य दृष्टि के अगर देखें टॉप 5 में भारत आता है। तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि भारत को यूनाइटेड स्टेट की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। और इस संबंध में अगर आप देखें लगातार भारत के भी प्रयास चल रहे हैं। यूएन में अगर आप देखेंगे लगभग सभी देशों का समर्थन, लेकिन चीन के जो वीटो पावर की वजह से अगर आप देखें भारत के यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल शामिल नहीं किया जा पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल हमने देखा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा, साथ ही यूएनएससी में जो सारी बातें वह भी हमने चर्चा की। तो आज के फिलहाल आर्टिकल में इतना ही। हालांकि एक आर्टिकल और इसको हम थोड़ा सा इसमें नज़र डाल लेते हैं कि भारत श्रीलंका का जो आतंकवाद विरोधी कानून है उसके संबंध में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि आखिर यह है क्या। अब आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका का आतंकवादी
आतंकवादी जो निरोध कानून 1979 में पेश किया गया था, इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो आतंकवाद लिट्टे का चल रहा था वहाँ पर, उससे निपटना था, और जो उग्रवादी जो गतिविधियाँ चल रही थी, जो संघर्ष चल रहे थे, उससे निपटना था। ये तो बात हो गई तब की। वर्तमान में अगर आप देखें इसका उपयोग नकारात्मक रूप से बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत जो निर्दोष लोगों को सजा देने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पे देखी जा रही है। जीएस तिस्सेना यागम मामला यहाँ पे देखने को मिला, जो 2009 में एक तमिल पत्रकार थे जिन्हें पीटीए के तहत 20 साल की सज़ा यहाँ पे दी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव कारण हालांकि उन्हें माफ़ कर दिया गया, लेकिन इसका लगातार दुरुपयोग अगर आप देखें पत्रकारों को दबाने में, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने में, नागरिक अधिकारों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, उस संबंध में यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ने अगर आप देखें पीटीओ को निरस्त करने के लिए श्रीलंका को ऊपर दबाव डाला। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो श्रीलंका से जीएसपी है उसको अगर देखें व्यापारिक जो लाभ मिलता था उससे उसने उसको बाहर कर दिया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे विपक्षी सरकार व अन्य लोगों ने भी दबाव दिया। अगर आप देखेंगे एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था श्रीलंका में, जिसमें सभी लोगों को इससे सहमति यहाँ पे ली गई, लोगों की जो बात करते हैं जो पीटीए जैसे कानून है उनको तुरंत निरस्त किया जाए। तो ये यहाँ पे बात हो रही है किसके संबंध में। भारत में भी अगर आप देखें, भारत में आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के रूप में दिखाई देता है, जो किसी व्यक्ति को, संस्था को आतंकवादी डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि इसकी आवश्यकता भारत में है और इस संबंध में भारत में कानून बनाया गया है। लेकिन ये जो कानून है श्रीलंका के संबंध में था। श्रीलंका संबंध में अगर आप देखेंगे भारत ने जो श्रीलंका की जो लिट्टे की समस्या है उससे निपटने के लिए भारत ने भी फौज भेजी थी। हालांकि बाद में अगर आप देखें इसको वापस बुला लिया गया था, और ये मिशन कहीं ना कहीं देखे भारत के लिए नकारात्मक रूप से साबित हुआ था, कहीं कि जो श्रीलंका की सेना थी बाद में अगर आप देखें उनसे ही कहीं ना कहीं मनमुटाव हो गया, संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर श्रीलंका के जो आतंकवादी कानून उसके बारे में। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही।